नमस्कार, मैं अतुल वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज भारतीय बाजारों में आपने लगातार एक गिरावट देखी है। पूरे दिन बाजार खुलने के बाद से गिरते ही गए हैं। यद्यपि एसजीएक्स निफ्टी करीब 100 पॉइंट डाउन दिखा रहा था, लेकिन हम करीब 60-70 पॉइंट डाउन खुले थे निफ्टी पर और उसके बाद से बाजारों में एक तरफा फॉल दिखा है। कल जो फॉल था उसका कंटिन्यूएशन आप आज के फॉल में मान सकते हैं। विक्स में तकरीबन 4.5% तक की वृद्धि हुई है। विक्स अपने लोअर लेवल से ऊपर की तरफ गया है, तो वोलेटिलिटी बढ़ी है बाजारों में और एक डायरेक्शनल फॉल आपने देखा है। इस फॉल में कई सारे उसके कारण हैं, मल्टीपल कारण हैं, उनकी चर्चा मैं करूंगा। लेकिन अगर आप फॉल को देखिए तो इसमें मिड कैप में सबसे ज्यादा गिरावट दिखी है। करीब 1000 पॉइंट मिड कैप आपका नीचे गया है। 1.61% के आसपास मिड कैप नीचे गया है। बैंक निफ्टी कम गिरी है अपेक्षाकृत निफ्टी के, दोनों लगभग बराबर गिरे हैं, दोनों लगभग 1% के आसपास गिरे हैं और स्मॉल कैप 2.5% से थोड़ा सा कम घटा है। लेकिन ओवरऑल मार्केट काफी खराब दिखती है। मिड कैप स्मॉल कैप चूंकि हाई वोलेटाइल रहते हैं और वहां ज्यादा गिरावट हुई है और इसीलिए एडवांस डिक्लाइन का नंबर जो है वो 2100 शेयरों में गिरावट देखी है अपनी 2110 शेयरों में, और मात्र जो है 382 स्टॉक्स में आपने तेजी देखी है, जो मेन स्ट्रीम करीब 2200-2300 कंपनियां हैं। इसका कारण क्या है? इसका मेन कारण ये है, जो अक्रॉस द बोर्ड आपने सेलिंग देखी है उसमें सभी चीजों में गिरावट दिखी है। थोड़ी बहुत चीजें जो नहीं गिरी हैं वो वही हैं जिनका आपको एफटीए में फायदा मिलेगा। एफटीए में फायदा उन्हीं चीज को मिल रहा है जो जैसे आपकी जो भारत एक्सपोर्ट ज्यादा करता है यूके को, उनको थोड़ा बेनिफिट मिला है। एफटीए पर सीधी बात इसलिए हो रही है क्योंकि कल ही जो है फाइनली साइन हुआ और ऑफिशियली कल ही सबको मालूम चला। इसके पहले सब कयासबाजी चल रहा था कि रेट इतने हो सकते हैं, रेट उतने हो सकते हैं, लेकिन फाइनली क्या रेट होंगे वो अब सबके सामने है। मोटा मोटी अगर आप देखें तो काफी डिस्काउंट हो रहा है भारत के संदर्भ में। एक एवरेज अगर आप मान लीजिए पूरा, मैं किसी एक पर्टिकुलर के ऊपर अभी नहीं बात कर रहा हूं, पूरे के पूरे समग्र रूप से जो टैक्सेशन लगता है, क्योंकि भारत और यूके के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, उस ट्रेड एग्रीमेंट में पहले तो नुकसान भारत को होना ही है क्योंकि हम वहां पर ज्यादा माल भेजते हैं और उनका माल हमारे यहाँ कम आता है, तो हम सरप्लस की स्थिति में हैं, जो कि बहुत कम देशों के साथ ऐसा होता है। और इसीलिए भारत बहुत लंबे समय से ट्रेड डील जो है नहीं करना चाहता था, लेकिन धीरे ही धीरे बहुत लंबे समय बाद ये फाइनली ये डील हो गई। अब इस डील में कई सारी चीजों को बाहर यद्यपि रखा गया है, डेयरी और एग्रीकल्चर को इससे बाहर रखने की कोशिश करी गई है, लेकिन बाकी जो सेगमेंट है उसके ऊपर प्रेशर माउंट हो सकता है। भारत में चीजें यूरोप से आने वाली चीजें सस्ती हो सकती हैं और उसके नाते जो भारतीय कंपनियां हैं अक्रॉस द बोर्ड, बड़ी कंपनियां हो या छोटी कंपनियां, उनके मार्जिन के ऊपर दबाव आ सकता है। अगर आप सरकार की बात करिए, जो यूके की सरकार है, उन्होंने जो बयान जारी किया है, क्योंकि भारत में भारतीय पक्ष को ज्यादा रखा गया है कि हमको इन चीजों पे बेनिफिट होगा, लेकिन मार्केट को दोनों ही बातों पर ध्यान देगी। और अमेरिकन जो यूरोपियन चीजें हैं उसके ऊपर फोकस करिए तो यूके की सरकार ने कहा है कि अक्रॉस द बोर्ड एक एवरेज अगर आप टैरिफ की बात करें तो जो 15% की टैरिफ भारत के प्रोडक्ट पर लगा करता था, मतलब जो भारत अमेरिका यूके की प्रोडक्ट पे लगाया करता था, वो घट करके 3% हो जाएगा एवरेज। और ये वहां की सरकार का बयान है। मोटा मोटी कोई भी एक एवरेज जो टैक्सेशन है वो हम कम हो जाएगा। उसके नाते नुकसान हमारा ज्यादा होगा क्योंकि ट्रेड डेफिसिट में हम नहीं है, ट्रेड सरप्लस में है। अब अगर हम लोग जो अभी फौरी तौर पे जो नंबर्स आए हैं जो टैक्सेशन की उसकी बात करें तो सरकार ने ये कहा है, यानी यूरोप की भारत की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान इस पे बहुत कम आए हैं, साइन हो गई है, लेकिन जो स्पोक पर्सन्स रहे हैं, यानी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं वो ज़्यादा यूके में हुई हैं। तो यूके ने पहली बात बोला है कि जो हमारे यहाँ जो रेट्स हैं कम होंगे, वो तो आपको पता है, अल्कोहल का रेट कम हो जाएगा। गाड़ियाँ भारत में जो बाहर से आती हैं, यूके से आती हैं, वो सस्ती होंगी। कई सारे और प्रोडक्ट जो है भारत में सस्ते होंगे। इसमें से जो पहला कट आएगा इंडिया और यूके के बीच में वो आएगा, इंपोर्ट ड्यूटी घटाई जाएगी 50% कारों के ऊपर। पहले साल में 5000 यूनिट पे कम किया जाएगा और उसके बाद इसको धीरे धीरे करके रैशनलाइज किया जाएगा, यानी और लेवल को नीचे ले जाया जाएगा। इंडिया टू रिड्यूस इंपोर्ट टैरिफ ऑन लार्ज, यूँ कहिए कि जो बड़ी कारें हैं, बड़ी इंजन्स हैं और जो उनका ऑटोमोबाइल का जो छोटा छोटा पार्ट्स है उसके ऊपर फोकस होगा। वहां पर 30% से ज्यादा टैक्स रिडक्शन हो जाएगा आपका। बाकी और चीजों के ऊपर धीरे धीरे करके रेट को कम किया जाएगा, लेकिन एवरेज नंबर मैंने आपके सामने बता ही दिया कि जो टोटल टैक्स हम लगाया करते थे 15% का एवरेज, किसी पे 150 लगता था, किसी पे 2% लगता था, वो जो पूरा एवरेज बनता है 15% का वो घट के 3% पे आएगा। और
मोटा मोटी करीब करीब अगर भारत के संदर्भ में सीधा सीधा परसेंटेज घटा दीजिए तो करीब करीब आपका 13% का जो है 12-13% का कंपनियों के अलग अलग कंपनी के ऊपर अलग इम्पैक्ट होगा, लेकिन अगर नेशनल लेवल पे देखा जाए तो 13% का इम्पैक्ट आ सकता है कंपनियों के मार्जिन पर। ये बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें किसी एक के ऊपर ज्यादा और किसी एक के ऊपर कम फर्क पड़ेगा। लेकिन बाजारों ने क्या देखा, बाजारों ने सीधा उसको एक तरफा देखा कि इससे ये दो बातें साबित करता है कि आने वाले वक्त में अगर अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील होगी वो भी इस तरह की हो सकती है कि उसमें भी भारतीय कंपनियों को थोड़ा ज्यादा ही नुकसान देखने को मिले। सिर्फ भारत में ही गिरावट नहीं हुई थी, इस गिरावट में अमेरिका का भी पक्ष है। अमेरिकन मार्केट भी कल गिरे थे, वहां पर भी जो अर्निंग को लेकर के प्रॉब्लम्स हैं, कई सारी बड़ी कंपनियों के अर्निंग जो पिछले 4-5 दिनों में आए खराब आए, और उसके नाते भी अमेरिकन मार्केट गिरे थे, और वो भी एक कारण था कि हमारे यहाँ दबाव देखने को मिला है। और वो जुड़ा हुआ है, तो एफटीए भी जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है। साथ में आज सुबह के समय जो बयान आया प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से, उन्होंने ये कहा है कि अमेरिकन कंपनियों को, से उन्होंने पहली बार नहीं कहा, दोबारा या तिबारा ये बात कही है, लेकिन अब जब कि चाइना के साथ उनकी डील हो चुकी है, भारत से डील वो बिल्कुल तैयार बैठे हैं करने को, वहां उन्होंने ये बात कही कि भारत के लोगों को आप कम हायर कीजिए अमेरिका में, मतलब है कि उनको कम नौकरी दीजिए। उन्होंने साफ साफ कहा कि सॉफ्टवेयर कंपनियों को भारत में, चाइना में कम हायरिंग करनी चाहिए। आप जो है, जो पहले भी उनका एक बार आ चुका है बयान की, जो है भारत में जो सर्विस सेंटर्स होते हैं, यानी जिनको कॉल सेंटर हम बोलते हैं, वहाँ पर लोगों को हायर मत कीजिए, यानी भारतीय कॉल सेंटर का उपयोग मत कीजिए, इंजीनियर्स का उपयोग कम कीजिए भारत के। तो एक प्रकार से भारतीय लोगों से थोड़ी दूरी बनाने की बात उन्होंने कही है। तो वो एक इम्पैक्ट जो है देखने को मिलेगा, और सेंटिमेंटल इम्पैक्ट के रूप में इसने भी काम किया है। तो अब देखना पड़ेगा कि किस तरह से आगे आने वाले वक्त में बाजारों को इस बात को कैप्चर करती है। मार्केट में ऐसा नहीं है कि कोई आउट है मार्केट, हाँ बराबर में गिरावट हुई है। आप 25,000 24,800 के आसपास आए हैं, आज आपने 24,800 का ही लो लगाया है, और 24,800 के लो के आसपास में ही आप क्लोज किए हैं। डे लो पे क्लोज हुआ है, दिन भर बाजारों में गिरावट हुई है, वो सब कुछ हो गई। अब मंडे से वापस से बाजार नई तरफ देखेगा कि क्या हो रहा है, वीकेंड में क्या कुछ डील सामने आती है, नहीं आती है तो किस चीजें रहेंगी, क्योंकि मार्केट ने जो एफटीए के ऊपर नीजर्क रिएक्शन देना था वो दे दिया। आज की जो गिरावट है, आप इसको एफटीए की गिरावट बोल सकते हैं, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने किया, जो नेट हमारा थोड़ा सा नुकसान होगा, बाजारों ने उसको अच्छा नहीं माना, और ज्यादा पैमाने पर कंपनियों को जो थोड़े लॉसेज होंगे, क्योंकि भारत की काफी कंपनियां हैं जो एक्सपोर्ट करती हैं, और तो उनको भी नुकसान होगा क्योंकि टैक्स कम हो जाएगा, और दूसरा जो भारत में कम सस्ता आएगा माल, तो भारत में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। तो दो प्रकार से लॉस है, एक जो कंपनियां भारत से यूके को माल बेचती हैं उनको प्रॉब्लम आएगा, जाहिर सी बात है कि उनको दिक्कत है थोड़ी सी। दूसरा जो कंपनियां भारत में माल आता है उनको भी तकलीफ आएगा, क्योंकि उनकी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। हाँ, एक्सपोर्ट करने में उतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो नंबर ज्यादा नहीं वेरी कर रहे हैं, ज्यादा बदल नहीं रहे हैं, लेकिन उसमें सब्सिडी अब हम नहीं दे पाएंगे। अगर हम कोई भी प्रकार की सब्सिडी देते हैं तो उसको लेकर के तकलीफ है। और इसीलिए अगर आपको मालूम हो, कल ही जो है भारत की जो एक प्रमुख स्कीम रही है, प्रोडक्शन लिंक स्कीम, जिसके तहत हम बहुत सारा प्रोडक्शन होने पर कंपनियों को इंसेंटिव देते हैं, उस स्कीम के खिलाफ डब्ल्यूटीओ में याचिका दायर किया है कनाडा ने, और वो भी एक कारण है कि हो सकता है आने वाले वक्त में जो बड़ी स्कीम हमारी है उसको खारिज किया जा सकता है। क्योंकि जब ये स्कीम आई थी उसके पहले जो इस टाइप की इनिशिएटिव स्कीम्स रहती थी, उनको भी कोर्ट में चैलेंज किया गया था, अलग अलग जो है दुनिया भर में, बेसिकली डब्ल्यूटीओ में, और वहाँ पे हम हारे थे। और उसके बाद ही 2019-2020 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी, जिसके तहत बहुत सारा प्रोडक्शन करने पर कंपनियों को इंसेंटिव मिल रहा था, और उसके अगेंस्ट में अब कनाडा सरकार ने चैलेंज किया है भारत की इस स्कीम को डब्ल्यूटीओ में। तो मल्टीपल कारण आप आज की बाजारों के गिरावट का देख सकते हैं, और सारे के सारे जो कारण हैं वो अमेरिका या कनाडा या यूके से, यानी ग्लोबल इशू के नाते आपको देखने को मिलते हैं। तो राष्ट्रपति का बोलना कि भारतीयों को हायर मत कीजिए, कनाडा का डब्ल्यूटीओ में जाकर के हमारे एक बड़ी स्कीम के तहत जो है उसको चैलेंज करना, जो हमारे देश में प्रोडक्शन को बढ़ाने में मदद कर रही है, और उस स्कीम का लाभ फिर हम जो है और ज़्यादा देशों में भी नहीं देख पाएंगे, अपना प्रोडक्ट सस्ता नहीं कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ है कि जो एफटीए हुआ, तो कई सारी चीज़ें
जिसके नाते भारतीय कंपनियों के मार्जिन में सुकड़ाव देखने को मिल सकता है और उसके नाते आपने भारतीय बाजारों में गिरावट देखी है। और लेकिन सपोर्ट के आसपास आप हैं। मैं वैसे निफ्टी के लेवल की चर्चा करूंगा अभी, लेकिन अगर हम गाड़ी की बात करें, चूंकि गाड़ी के ऊपर सबसे बड़ा इम्पैक्ट आएगा, तो गाड़ी के ऊपर अगर हम बात करें तो भारत में जो गाड़ियां सबसे ज्यादा बिक रही हैं उसमें मारुति की वैगनार है। मुझे भी ये डेटा देख के बिलीव नहीं हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा जो गाड़ी बिक रही है 2025 में, जो सबसे ज्यादा गाड़ी बिकी है नंबर में तो वो वैगनार है, मारुति की वैगनार है, वो सबसे ज़्यादा बिकी है। तकरीबन यहाँ पे करीब 1 लाख यूनिट से ज़्यादा की गाड़ियाँ यहाँ पर 1,14,100 गाड़ी यूनिट बिकी हैं। हुंडई की क्रेटा जो है वो तकरीबन 1,05,000 बिकी है, 1,05,100 बिकी है। मारुति की डिज़ायर जो है करीब 96,000 यूनिट बिकी है। ब्रेजा जो है करीब 94,000 यूनिट बिकी है। स्विफ्ट करीब 93,000 यूनिट बिकी है। एर्टिगा जो है करीब 92,000 यूनिट बिकी है। तो इसी तरह सारी हैं। टाटा नेक्सॉन भी है, स्कॉर्पियो भी है, 85,000 के आसपास बिकी है। टाटा नेक्सॉन करीब आपका 87-88,000 बिकी है और टाटा पंच जो है तकरीबन 84,000 बिकी है। ये टॉप 10 सेलिंग प्रोडक्ट है, मतलब टॉप 10 जो गाड़ियां भारत में 2025 में बिकी हैं। मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारे ऊपर आया है उसका जो पहला इम्पैक्ट होगा गाड़ी के सेगमेंट पे होगा। अब यहाँ पर मुद्दा ये है कि जो हमारी जो गाड़ियां जो बिक रही हैं ये सस्ती गाड़ियां हैं, ये कोई बहुत महंगी गाड़ियां नहीं है। 15 लाख की रेंज वाली गाड़ियां हैं सबकी सब, जो कि 2.5-3-4 लाख से शुरू होकर के 15 लाख तक जा रहा है। टॉप मॉडल किसी किसी का 20-22 में जाएगा। तो अल्टीमेटली बिलो 20 लाख वाली सारी गाड़ियां हैं जो मार्केट प्राइस में मैं बात कर रहा हूं। इसमें भारत में लगने वाला जो टैक्स है बाकी सब कुछ हो गया, तो उसके बाद एक कस्टमर के रूप में आपको करीब 15 से 18 लाख, 15 लाख, 16 लाख, 12 लाख, 20 लाख रेंज में ये सभी गाड़ियां मिल जाती हैं। कुछ एक गाड़ियां ऊपर हो सकती हैं थोड़ा बहुत, अलग अलग डिफरेंट मॉडल्स में। ईवी में किसी का मॉडल अलग हो सकता है, वो अलग बात है। लेकिन जो आएगी माल हमारे यहाँ यूके से, उस माल में जो नुकसान होगा उससे क्या इस सेगमेंट को नुकसान होगा तो कहना कठिन है, क्योंकि इस सेगमेंट पर यूरोप से गाड़ियां नहीं आएंगी। यूरोपियन जो गाड़ियां हैं ज्यादातर वो गाड़ियां हैं जो थोड़े हाई रेट पर हैं। यद्यप कि ऐसा नहीं है, आप पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकते। गाड़ियां हैं उनके पास भी हैं, जो थोड़ी सस्ती गाड़ियां हैं वहां पर भी कंपनियां बना रही हैं और वो आएंगी। और उसमें जैसे जो हाई एंड गाड़ियां हैं यूके की तरफ से, उसमें टाटा मोटर को बेनिफिट होता है। लेकिन टाटा मोटर भी आज 2 दिन तक तो तेजी में था, लेकिन आज वापस से थोड़ा ठंडा हो गया, क्योंकि टाटा मोटर के ज्यादा प्रोडक्ट हैं वहां पे जो बिक रहे हैं। बाकी और जो गाड़ियां आएंगी वो महंगी आएंगी, तो इस सेगमेंट के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन हाँ, कुछ जो बड़ी सेगमेंट में है, क्योंकि ये तो प्रीमियम सेगमेंट नहीं है, जो प्रीमियम सेगमेंट है वहां पे जो गाड़ियां आ रही हैं उसमें मारुति भी काम कर रही है, उसमें महिंद्रा भी काम कर रही है। दोपहिया गाड़ियों के ऊपर प्रेशर की बात की जा रही है, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, उन सबके ऊपर प्रेशर का कारण है आज। तो जो दूसरे एंड की गाड़ियां हैं उसके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट आएगा। लेकिन ओवरऑल इंपैक्ट जितना मार्केट मान के चल रहा है शायद उतना अभी एफटीए से नहीं आएगा, उतना निगेटिव इंपैक्ट नहीं आएगा। और आप ये कह सकते हैं कि आज का जो एक गिरावट था वो कहीं ना कहीं आज या जो मंडे तक होते होते खत्म हो जाएगा, या एफटीए ड्रिवन जो गिरावट है वो कहीं ना कहीं बाजार उसको पचा लिया है या पचाने के बिल्कुल आस पड़ोस में है। 24,800 के आसपास में, वो नंबर के आसपास में आपका एफटीए जो है पचता हुआ दिखाई पड़ जाएगा। 24,800 पे हम क्लोज हुए हैं। 24,700 24,800 की रेंज इंपॉर्टेंट रही है, उन रेंज के आसपास बिल्कुल हम हैं। अगर यहाँ से नए फर्दर लोज बनते हैं तो फिर 24,500 का लेवल ओपन हो जाएगा। तो 24,800 के नीचे जाने के बाद अगर प्रिसाइस लेवल बात की जाए 24,777 के लेवल के नीचे अगर जाता है तो फिर बाजार जो है 24,500 की तैयारी करेगा, 24,500 आएगा। लेकिन अगर इन्हीं जोन से मार्केट ने रिवर्सल दिखाया, और इस यहाँ से रिवर्सल दिखाने के पीछे कई सारे कारण हैं, जैसे मैंने सारी बात बताई, एफटीए बाजारों ने स्वीकार करा है और लगभग उसको एक्सेप्ट किया है। नी जर्क रिएक्शन देना एक अलग बात है, उसको आप वन ऑफ मानते हैं। अगर वो नी जर्क रिएक्शन आज कंप्लीट हो चुका है तो मोस्ट लाइकली आप मंडे को फिर रिवर्स करते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो रिवर्सल पॉसिबिलिटी दिखती है इन जगहों से। फर्दर मंदी करने के लिए आपको कम से कम 30-40 पॉइंट का गैप डाउन चाहिए, जो कि 770 के रेंज के नीचे आना चाहिए, 24,770 के, और उसके बाद फिर बाजारों में करीब 1.5-200 पॉइंट का 24,500 की रेंज जो है आपके लिए बन जाएगी, वहां तक जाने की तैयारी होगी। रिवर्सल में ऊपर की साइड में 25,000 पहला रेजिस्टेंस लगेगा और 25,250 दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा। अभी भी जो बड़ी रेंज है हमारी नीचे की साइड में
आप 24,000, 750, 24,800 और ऊपर की साइड में जो 25,250, 25,300 की रेंज है वो अभी भी वायलेटेड नहीं है। उसी मार्केट में यानी उसी रेंज में हमारा निफ्टी ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी भी उसी कारोबार उसी रेंज में कर रहा है जो उसकी बड़ी रेंज है। लेकिन जो मिड कैप है वहां पे थोड़ा फॉल ज्यादा हुआ है। मिड कैप के फॉल के पीछे और भी एक दो कारण आप सोच सकते हैं, क्योंकि लगातार आप इवन कल की बात करिए, परसों की बात करिए, जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं उन रिजल्ट्स में कोई खासा दम नहीं दिखाई पड़ रहा है। रिजल्ट कमोबेश खराब ही आए हैं। मार्केट ने इस पूरे रिजल्ट सीजन निराश किया है। एफएमसीजी के रिजल्ट की बात करिए, कल नेस्ले का रिजल्ट आया, खराब रिजल्ट आया। बाजार ये बता रही है कि भाई बाजारों के पास या आम इकोनॉमी में लोगों के पास, आम लोगों के पास पैसे की कमी है। आज बजाज फिनांस का रिजल्ट आया, रिजल्ट खराब आए हैं। बजाज फिनांस के रिजल्ट खराब आना या यूं कहिए जो नेस्ले जैसी कंपनी का रिजल्ट खराब आना, जिनके आम प्रोडक्ट मैगी जैसी प्रोडक्ट हैं, बजाज फिनांस जो कि फाइनेंसिंग में सबसे आराम से आपको उपलब्ध है। अगर आप दोपहिया गाड़ी की बात करिए, इवन आप टीवी, फ्रिज जैसी चीजों पर भी बजाज फिनांस आपको फाइनेंस दे रहा है। यानी इतनी आम चीजों में फाइनेंसिंग करने वाली कंपनियों के ऊपर इंपैक्ट आ रहा है, उनका प्रॉफिट घट रहा है। तो आम पब्लिक के पास हाथ में पैसे की कमी है, ये बात दिखाई पड़ रही है। चाहे आप ट्रेंड का रिजल्ट आया था, ट्रेंड ने भी यही कहा, जो ग्रोथ हमारी होनी चाहिए उस लेवल पे अब हम ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। 20% का ग्रोथ करेंगे, 30-32 पे नहीं करेंगे। मोबाइल सेगमेंट की भी बात चल रही है, वहां पर भी ग्रोथ घटी है। तो अक्रॉस द बोर्ड पूरे भारत की अगर आप तस्वीर देखिए तो कहीं ना कहीं मार्जिन पर दबाव है। बैंकों का मार्जिन की बात करिए, वहां दबाव है, उनके एनपीए बढ़े। एनपीए बढ़ने का पीछे लॉजिक क्या है? अगर एचडीएफसी बैंक जैसे बड़ी कंपनियां, बड़े बैंक जो अपने एनपीए को हमेशा से संभालते हैं, वहां पर वृद्धि दिखी है, तो मतलब ये है कि जो लोन डिफॉल्ट है वो बढ़े हैं। आरबीआई लगातार बोलता रहा है कि भारत में लोन डिफॉल्ट्स बढ़ सकते हैं। वो क्यों बोल रहा है? क्योंकि आरबीआई को समझ आ रही है कि आम पब्लिक के पास पैसों की कमी है। पैसों की कमी कई सारे कारण से हो सकता है, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन आम पब्लिक के पास, जनमानस के पास जो एक बड़ा खरीदार है, उसके पास, चाहे वो मध्यम वर्ग में हो, चाहे वो लोअर इनकम में आता हो या फिर अपर इनकम में भी, लेकिन वो अपर इनकम में भी एक्स्ट्रा अपर नहीं, जो मिडिल क्लास है, थोड़ा अपर मिडिल क्लास है, जो थोड़ी लग्जरी आइटम्स खरीदता है, वहां पर भी कमी दिख रही है। और जो मेन स्ट्रीम मार्केट है, जो मध्यम वर्ग और लोअर मिडिल क्लास जो यूज करते हैं, वहां पर भयंकर रूप से कमी आपको दिख रही है। तो आम पब्लिक के पास पैसों की कमी है और ये सारे बिंदु रहे हैं आज बाजारों को दबाव डालने के लिए और ये पूरे के पूरे वीक को खराब बनाने के लिए। मगर ये सब बातें, ये सारी चीजें बाजार कहीं ना कहीं अगले 1-2 दिन के अंदर स्वीकार करेगा। इनकम को लेकर के प्रॉब्लम है, इसीलिए अर्निंग खराब आई है। और अगर अर्निंग और खराब होती है अगले हफ्तों के दौरान, या यूं कहिए वीकेंड में अर्निंग और खराब होती है, जो 2-4 अच्छी कंपनियों की अर्निंग आने वाली है, अगर वो और बुरी आती है, तो फिर बाजार आपका 500 की तरफ जा रही है, 500 की तरफ पहुंच जाएगी, कोई इसको रोक नहीं पाएगा। फिर वहां पर देखेंगे कि क्या तब तक एफटीए जो है पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो गया, क्या वहां पर पहुंचने के बाद जो खराब अर्निंग है उसका मार्केट ने कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लिया। तो अर्निंग और एफटीए दो बड़ी चीजें हैं जो मार्केट को ड्रैग कर रही हैं पिछले 3-4 दिनों में। और ये शुरुआत कब हुई? करीब 6 दिन पहले, 5 दिन पहले, आप मंडे से ही मान के चलिए, मंडे ट्यूसडे से थोड़ी थोड़ी बाजारों में गिरावट शुरू हो गई, जब बड़ी बड़ी कंपनियों के रिजल्ट आ रहे थे। इवन एचडीएफसी ने लास्ट वीकेंड रिजल्ट दिया था, खराब था। रिलायंस ने खराब रिजल्ट लास्ट वीकेंड में दिया था और उन दोनों कंपनियों के रिजल्ट के बाद से ही सेंटीमेंट बाजार का खराब हुआ। सिर्फ मंगलवार एक दिन है जो बाजारों में थोड़ी सी रैली हुई है, उसके बाद बाजारों ने गिरावट ही देखी है। तो पिछला वीक, यानी जो अभी वीक खत्म हो गया पिछला, मतलब जिसको हम बोल सकते हैं अब कम से कम शुक्रवार के दिन, तो वो पूरा वीक खराब इसलिए भी रहा है क्योंकि रिजल्ट रहे हैं। अब आज उस पर चेरी आ गया एफटीएफ का, तो एफटीए जो है हमारा खराब रहा है, तो उसके नाते भी मार्केट ने गिरावट दिखाई है। अमेरिका से भी चीजें बुरी रही हैं और कनाडा की तरफ से भी हमारे लिए कुछ नई बुरी बातें सामने आई हैं। तो अल्टीमेटली ये सब कुछ मिला करके बाजारों ने एक ठीक ठाक सा गिरावट दिखाई है। और गिरावट से ज्यादा इसको आप लैक ऑफ बाइंग में कंसीडर कर सकते हैं। बाजारों में उस तरह की कोई खरीदी करने की इच्छा किसी की नहीं बची है फिलहाल 1-2-4 दिनों के अंदर। और चूंकि मार्केट साइडवेज थी, और साइडवेज मार्केट में जब मार्केट में चल नहीं रहा है कुछ, तो ट्रेडर भी नहीं खरीदता है, इन्वेस्टर भी नहीं खरीदता, और इन्वेस्टर खरीद के थक चुका है। ऊपर से जैसे कल आईएक्स के साथ हुआ, ऐसे जब केसेज आएंगे तो फिर बाजारों में वो प्रॉब्लम रहेगी। कल आईएक्स में बड़ी गिरावट थी, परसिस्टेंट, कोफोर्ज। तो मतलब कहने के लिए है कि पूरा हफ्ते में आपने बहुत कुछ देखा है और जो कि उसमें पॉजिटिविटी कुछ दिखती नहीं है अगर हम इस बात को सम अप करें। और उन सभी चीजों का असर यही हुआ है कि हमने वीक को अपने सबसे लोअर बिंदु पर बंद होते देखा है। लेकिन उम्मीद यहां पर यही है
कि अगर बहुत ज़्यादा ही थोड़ी और गिरावट बढ़ती है तो आप 24,500 देख सकते हैं। और अदरवाइज आप यहीं पर मंडे को, यहीं पर ट्यूसडे को कहीं ना कहीं सपोर्ट बना लेंगे और फिर रिवर्सल देखेंगे अगर बहुत ज़्यादा वीकेंड में कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है तो। निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स की, ट्रेडिंग की, वो सारी चर्चा मैं संडे को करूंगा ही। आज का वीडियो इन सारी मुद्दों पर सेंट्रिक रखने की कोशिश थी मेरी कि ये बाजार गिरा है क्यों, लेकिन इसमें निवेशक के रूप में आपको बहुत डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि निवेशक के लिए ठीक है, ट्रेडर के लिए थोड़ी स्थिति आज बेहतर रही है क्योंकि एक तरफा फॉल रहा है तो मंदी करके पैसे बने हैं। आप बिल्कुल कहीं बाजार कहीं नहीं जा रहे थे तो पैसा नहीं कमा सकते आप, लेकिन अगर बाजार में मंदी होने लगेगी तो पैसे आने लगते हैं। ट्रेडर हैं तो आप उसको शॉर्ट कर देंगे, और अगर आप बाजार तेजी आती है तो फिर आप बायर हैं तो आप उसको शॉर्ट करते हैं। तो अल्टीमेटली आज का दिन ठीक रहा है एज ए ट्रेडर। जो लोग शॉर्ट करते हैं, शॉर्टिंग करिए, कुछ भी बेच दीजिए, उसमें पैसा बना है आज। लेकिन थोड़ी तकलीफ रहती है जो लोग जनरली बायर ट्रेड होते हैं या स्विंग ट्रेड खरीदते हैं, करते हैं, बाई करके इक्विटी में बाई करते हैं और वो कोई फ्यूचर ट्रेड नहीं करते, बट एक्चुअली वो लोग ट्रेडर हैं भी नहीं। अगर आप केवल इक्विटी ट्रेड करते हैं, आप निवेशक हैं छोटे समय के लिए, तो आपके लिए भी दुविधा रहेगी, और जो बड़े समय के निवेशक हैं उनके लिए भी थोड़ी दुविधा रहेगी, क्योंकि मार्केट साइडवेज होगी तो प्रॉफिट नहीं आएगा। लेकिन पोजीशन को होल्ड करना ही बेहतर है, क्योंकि लॉस बुक करना यहाँ पर कोई हल नहीं है। बस यही है कि कंपनियां थोड़ा रिजल्ट बेहतर देना शुरू करें तो फिर आप पैसे बना सकते हैं। और इसके लिए अच्छा है कि आप हेजिंग कर लें। अगर आपके पास पोर्टफोलियोज बड़े हैं तो हेज कीजिए, निफ्टी से हेज कीजिए या अपने पर्टिकुलर स्टॉक की ऑप्शन से हेज कीजिए। किसी तरीके से हेजिंग जरूर करिए ताकि हेजिंग से कुछ पैसा आए। और हेजिंग में यहाँ पर ऑप्शंस बाई करके हेज मत करिए, ऑप्शंस को बेच करके हेज करिए, या फिर जो भी है पोजीशन ऐसी बनाइए कि बिकवाली साइड से आपको हेजिंग करिए ताकि आपको पैसा बने, क्योंकि अगर आप बाई करके हेज करेंगे तो वहां पर भी आपका लॉस आ जाएगा। तो बाजारों के लिए ये स्थिति थोड़ी सी ज़्यादा डैमेज दिखती है, मगर ये उतनी डैमेज्ड नहीं है। मार्केट कहीं ना कहीं वापस से शुरुआत में ही मंडे ट्यूसडे से रिकवरी करने लग जाएगा, और ओवरऑल बाजार थोड़ा कंफ्यूज जरूर ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, और इसीलिए इस तरह के ड्रैग आपको देखने को मिला है। और उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।